हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के शॉर्ट आंसर्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन प्लांट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। हमें इसमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें दो टाइप के मूवमेंट्स बताने हैं जो प्लांट्स में दिखते हैं। तो कौन से होते हैं? एक होता है नास्टिक मूवमेंट्स और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट? तो नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन प्लांट्स आर nastic movements are movement independent of growth that are non-directional and occur due to turgor changes. Example, closing of leaves in response to touch, stimulus in touch me not plant. Okay? और नास्टिक मूवमेंट क्या बताया गया? नास्टिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है जो नॉन डायरेक्शनल होता है और वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता। यहाँ पे क्या टर्म दिया है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, मतलब अगर कुछ स्टिमुलस उसको मिला है प्लांट्स को, तो वो ग्रोथ नहीं शो करेगा बट कुछ तो चेंजेस शो करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें टच में नॉट की, राइट? टच में नॉट प्लांट की हम बात करें तो जब हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स कैसे क्लोज हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने उसको टच किया तो वो लीव्स बढ़ती जाएंगी, पेड़ बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी, है ना? तो ये जो है कि क्या होता है? नास्टिक मूवमेंट होता है। नास्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ग्रोथ से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। ओके, जिस धर से भी उनको स्टिमुलाई मिलेगा वो उसी तरफ बढ़ने लग जाएंगे, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म और आर मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, okay, that are directional and very slow. Example, movement of a part of the plant in response to light. अब यहाँ पे क्या दिया है? ये स्लो होता है, डायरेक्शनल होता है, और वहीं ये जो है ये नॉन डायरेक्शनल और फास्ट होता है। ओके, मतलब इससे तो जल्दी ही हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि टच मी नॉट को मैं आज टच करूंगी तो वो कल उसकी लीव्स बंद होंगी, ऐसा तो नहीं, वो तो तुरंत ही बंद हो जाती हैं, है ना? और वहीं जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये डायरेक्शनल होते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा था फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा था? जिधर से भी सपोज ये प्लांट है और इधर से लाइट आ रही है तो प्लांट जो है वो बेंड हो जाएंगे, जहाँ से भी उनको लाइट मिल रही है, जिस डायरेक्शन में से लाइट मिल रही है उसी डायरेक्शन में वो बेंड हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं और स्लो प्रोसेस होती है। ऐसे स्लो मूवमेंट्स होते हैं। ऐसा तो नहीं जैसी लाइट आई और वो तुरंत बढ़ गए, तो ऐसा होगा तो भैया वो तो एक टाइम के बाद सूरज तक ही पहुंच जाएंगे। जस्ट किडिंग, दिल पे मत लेना। ओके, तो ये बात हुई नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the gland and the hormones secreted by the glands which are associated with the following problem. अब हमें बताना है ग्लैंड का नाम और हार्मोन्स का नाम। ये दो प्रॉब्लम्स दी गई हुई हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन से हार्मोन से रिलेटेड है और कौन सा ग्लैंड है जो वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ओके, अ गर्ल हैज़ ग्रोन एक्सट्रीमली टॉल। गर्ल की हाइट जो है, एक लड़की है उसकी हाइट बहुत लंबी हो गई है। तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है हमारा? ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको कौन सिक्रीट करता है? इनको सिक्रीट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, राइट? अ वुमन हैज अ स्वेलन नेक। अब जो औरत है, लेडी है, उनकी जो नेक है वो स्वेल्ड हो गई है। क्यों स्वेल्ड हो गई है? ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड की, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या रिलीज नहीं कर पा रहे हैं? थायरॉक्सिन रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। थायरॉक्सिन क्यों नहीं सिक्रीट हो रहा है? थायरॉक्सिन इसलिए सिक्रीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट होने के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है। बट अगर आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन भी सिक्रीट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण नेक में, रेक रीजन में यहाँ पे स्वेलिंग दिखती है और उस डिसीज को हम बोलते हैं गॉइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये कुछ ABCD हमें दिया गया है, हमें बताना है कि जैसे कुछ चीज़ हो रही है, जैसे ग्रोथ ऑफ द स्टेम हो रहा है, तो ये कौन सा हार्मोन कर रहा है, ये हमें बताना है। ओके,
तो फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ द स्टेम। स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है ऑक्सिन। कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। ओके। प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन। ओके, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन प्रमोट करते हैं। विल्टिंग ऑफ लीव्स और इनहिबिटिंग ग्रोथ। इनहिबिटर ग्रोथ कौन से होते हैं? वो होते हैं एब्सिसिक एसिड। ओके, दोनों का आंसर क्या है? एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ ऑफ द स्टेम कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन होते हैं, गिबरलिन होते हैं, जिबरलिन। प्रमोट सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब येलोइंग ऑफ लीव्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड। और इनहिबिट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोक रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं? एब्सिसिक एसिड होते हैं। ओके, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। अब हमें ये बताना है कि जो ऑक्सिन है वो टेंड्रिल को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो जो भी टच उसको मिल रहा है उसके द्वारा वो बढ़ता जाए, डेवलपमेंट शो करे। ओके, तो कैसे करता है ये? ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ शूट टिप। ऑक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होता है? शूट ऑफ द टिप पे, नहीं टिप ऑफ द शूट पे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टिप ऑफ द शूट पे ये प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स द सेल ग्रो लॉन्गर। ये क्या करता है? सेल को बढ़ाने में, लॉन्ग करने में, लॉन्गेट करने में हेल्प करता है। कौन? ऑक्सिन। When a tendril comes in contact with the support, auxin stimulates faster growth of the cell on the opposite side. Okay? अब क्या हुआ? जैसे ही टेंड्रिल को सपोर्ट मिलता है, कुछ टच फील होता है, तो वो क्या करते हैं? जो ऑक्सिन्स हैं, सपोज ये क्या है? टच है, कोई स्टिक है। ओके, अब टेंड्रिल को ये टच मिला यहाँ पे, तो ये ऐसे स्पाइरल होते जाएंगे, तो जो ऑक्सिन्स है ना वो पीछे के साइड डेवलप होंगे। ठीक है, पीछे के साइड होंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये स्टेम है। ओके, और ये क्या है? आपका टेंड्रिल है, राइट? तो ये जो स्टेम के पास है उधर ऑक्सिन नहीं रहेंगे, जो स्टेम से अवे वाला साइड है ना वहाँ पे ऑक्सिन जो होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या करेंगे? स्टिमुलेट द सेल। वहाँ के सेल को ये बोलेंगे कि तुम जल्दी जल्दी ग्रोथ दिखाओ। ओके, ये क्या करते हैं? सेल को बढ़ाने में, लंबे करने में काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सिन आ गया। अब ऑक्सिन जो है यहाँ के सेल्स को बोलेगा तुम ग्रोथ जल्दी दिखाओ। ओके, तो इसी कारण जब यहाँ पे सेल ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे तो जो है वो बेंडिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, है ना? जो ये वाला साइड है जहाँ पे ऑक्सिन नहीं है, वो साइड क्या करेगा? वो और अच्छे से जो भी सपोर्ट उसको मिल रहा है, टच मिल रहा है, वहाँ पे वो और अच्छे से क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट द टेंड्रिल फॉर्म्स अ कॉइल अराउंड द सपोर्ट। ओके, तो ये क्या करते हैं? अपोजिट साइड में सेल को अनेबल करते हैं कि वो ग्रो करें, फास्ट ग्रो करें, और क्या करते हैं कि जो टेंड्रिल है उसको कॉइल करने में हेल्प करते हैं। दिस मेक्स द टेंड्रिल अपीयर एज अ वॉच स्प्रिंग। और इसी कारण जो टेंड्रिल होती है वो कैसे दिखती है? वॉच के स्प्रिंग के समान दिखती है, सिंपल स्प्रिंग के समान दिखती है, ऐसी होती है स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है? तो वो होता है हार्मोन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? हार्मोन के थ्रू होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एनिमल्स में किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। ओके, हार्मोन्स इज द केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं और जो भी फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, इट इज सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स। और ये हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है? ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन्स कम अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की, ओके, जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की और जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है हार्मोन्स की हेल्प से, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन
सिस्टम, हमने एंडोक्राइन सिस्टम हमारे डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। द नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम इन अ बॉडी कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एंडोक्राइन सिस्टम तो हमारा करता ही करता है, और हमें पता है कि नर्वस सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी जो है वो ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, और एंडोक्राइन जो है वो भी करता है, वो केमिकली हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the use of iodized salt advisable? अभी मैंने बताया कि iodized salt, आयोडीन क्यों ज़रूरी होता है। आयोडीन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन सिक्रीशन के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। ओके, तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं सिक्रीट होगा। आयोडीन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन क्या स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर सके। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। थायरोक्सिन का क्या फंक्शन होता है, थायरोक्सिन का फंक्शन होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट इन द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। वही हमने बताया कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अगर थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है, जिसके कारण हमारी नेक स्वलन दिखती है। अभी ये क्वेश्चन हमने सेम टू सेम सॉल्व करा है। दिस कैन लेड टू अ गॉइटर, और इस कंडीशन हमको क्या बोलते हैं हम, गॉइटर, a disease characterized by swollen neck. Therefore, iodized salt is advised for normal functioning of the thyroid gland. इसलिए iodized salt जो है उसको क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, ताकि हम ये जो गॉइटर जैसी डिसीजेस हैं उसको हम प्रिवेंट कर सके, थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन कर सके। ओके, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ये नेक रीजन में कहाँ है, आपके थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब एड्रेनालिन सिक्रीट होता है। एड्रेनालिन कौन सिक्रीट करता है, एड्रेनल ग्लैंड्स जो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये आपको दिख रही है पिक्चर, ये कौन सा पार्ट है, ये है एड्रिनल ग्लैंड्स का। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स बनाते हैं। इमरजेंसी की कंडीशन में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, रश ऑफ ब्लड होने लगता है, घबराहट होने लगती है कि भैया अब क्या करें, एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, अब हम एग्ज़ाम अच्छे से, या तो हम एग्ज़ाम को फेस कर लेंगे, है ना, या तो कुछ लोग एकदम डर के भाग जाएंगे और कमरे में छुप जाएंगे कि नहीं हमें एग्ज़ाम नहीं देना है। ओके, तो ये फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है, जो कौन करवाता है, एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन कौन सिक्रीट करता है, एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनालिन इज अ हार्मोन secreted by the adrenal glands. In case of any danger or emergency or any kind of stress, it is secreted directly into the blood and is transported to different parts of the body. Okay? इमरजेंसी के केस में या कोई डेंजर के केस में, क्या होता है, एड्रेनालिन सिक्रीट होता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक इसे जो है ट्रांसपोर्ट करा जाता है थ्रू ब्लड। Why does the tendril coil around hard object or support? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, तो हम तो पढ़ चुके हैं कि जो क्या है, टेंड्रिल है, वो क्यों किसी भी सपोर्ट के अराउंड हमें स्प्रिंग जैसा दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि सपोज ये सपोर्ट है, राइट, तो इस साइड पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा, सेल को ग्रो करेगा, जिसके कारण जो है ये बढ़ जाएगा, टेंड्रिल की जो वो है लेंथ वो बढ़ जाएगी और वो कॉइल करने लगेगी, और इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स टच। The tendrils coil around hard object or support due to stimulus of touch. उनको काय का स्टिमुलस मिल रहा है, टच का मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब भी टच होता है, which causes less growth of the site in contact with support than the site which is away from it. Okay? जो सपोर्ट के कांटेक्ट में है,
ये सपोर्ट है, ओके। तो जो सपोर्ट के कांटेक्ट में है ना, वो जो है वो लेस ग्रोथ दिखाते हैं, लेस डेवलपमेंट दिखाते हैं। वहीं जो अवे होते हैं, जो बैक साइड होते हैं, पीछे के साइड होते हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ दिखाते हैं, ओके। दिस अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टू साइड्स ऑफ टेंड्रिल्स मेक इट कॉइल अराउंड द सपोर्ट। और ये जो अनइक्वल अनइवन ग्रोथ है कि जो टच के पास है, जो टच से जुड़ा हुआ है, वो कम ग्रोथ दिखा रहा है, और जो अवे है, जो दूर है टच से, वो ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? ऑक्सिन के कारण दिखाता है। तो ये जो अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, इसके कारण जो है टेंड्रिल वो किसी भी सपोर्ट के अराउंड कॉइल कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल शॉक? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं वो हमें बताना है, ओके। तो ब्रेन जो है वो किस में है? ब्रेन तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, राइट। पर ब्रेन जो है वो तो बहुत ही मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या है? उसकी प्रोटेक्शन के लिए है क्रेनियम। क्रेनियम किसका पार्ट है? क्रेनियम पार्ट है स्कल का। ये पूरा पार्ट क्या है? स्कल, ओके। बट जहाँ पे ब्रेन होता है वो पार्ट कौन सा होता है? क्रेनियम का होता है, जिसे हम बोनी बॉक्स भी बोलते हैं, ओके। तो इसी में ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। और इसके बाद बोनी बॉक्स के बाद क्या आती है? 3 मेनिंजेस आती हैं, 3 लेयर्स आती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। फिर आता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है, ओके। ब्रेन प्रेजेंट इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। ब्रेन किस में प्रेजेंट है? क्रेनियम में प्रेजेंट है। क्रेनियम किसका पार्ट है? स्कल का। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड की भी बात करिए, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होती है। क्या होता है ना कि किसी से पूछो बेटा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो बोलते हैं मैम रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तो ठीक है, बट रीढ़ की हड्डी जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेन किस में है? बोनी बॉक्स में है ना, और जिसको क्रेनियम बोलते हैं। वैसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, और ये क्या है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम, राइट। सपोज आप समझ लो कि पेन है, ठीक है। पेन है आपके पास, पेन में जो रिफिल है ना वो क्या है? वो स्पाइनल कॉर्ड है। और जो कवरिंग है वो क्या है? वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ओके। The cerebrospinal fluid present around the brain and spinal cord protected from the mechanical shock. कौन प्रोटेक्ट करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। एक फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन के आजू बाजू प्रेजेंट होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म को हमें बताना है कि एक एग्जाम्पल बताना है। पहली बात तो कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? कीमो का मतलब क्या है? केमिकल, ओके। तो ऐसा स्टिमुलस जो क्या है? स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे केमिकल है। जहाँ पे भी केमिकल मिल रहा है वहाँ पे ग्रोथ शो हो रही है, डेवलपमेंट शो हो रही है, ओके। तो ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ ग्रोथ करता है, कहाँ डेवलप होता है? जो ओवरीज केमिकल रिलीज होती हैं उसी के तरफ वो ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करता है, ओके। क्या होता है कि पोलन ग्रेन तो यहाँ आ जाते हैं स्टिग्मा पे, ओके। स्टिग्मा पे सिर्फ पोलन ग्रेन आ जाते हैं। फिर जो ओवरी होती हैं वो क्या करती है? जो पार्ट है ये ओवरी है। जो ओवरी होती हैं वो कुछ शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं, केमिकल रिलीज करती हैं, ओके। उस केमिकल की वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, ओके। पोलन ट्यूब पहले से फॉर्म नहीं होती है, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है बाद में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाते हैं, ओके। Growth of pollen tube towards the ovule due to chemical stimulus during process of fertilization in a flower is an example of chemotropism. Okay? और ये सब कब होता है? fertilization के टाइम पे, okay? fertilization के टाइम पे जो pollen grains हैं वो ट्यूब फॉर्म करते हैं in response to chemical. Next question. What are some patient of diabetes treated by giving injection of insulin? ओके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, वो
कुछ इंजेक्शन जैसे कि इंसुलिन से उनको हम ट्रीट करते हैं, उनको हम इंसुलिन क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हमें पता है इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है, रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल में रखता है कि शुगर कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में, कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन करता है। ओके, अब जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शंस आप लीजिए। इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। और इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास, which is produced by the pancreas and helps in regulating blood sugar level। मतलब ये blood sugar level को control रखता है। If it is not secreted in proper amounts, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effects। अब अगर ये इसकी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? जो शुगर लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। और फिर काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं भैया साइड इफ़ेक्ट से बचो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्ड ऑन टचिंग, व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल? हमने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया है? एक बार मैं चेक कर लूँ। नहीं, ओके, क्वेश्चन 12 ही है। हमें ये बताना है कि जो टच मी नॉट प्लांट है वो टचिंग, अगर उसको कोई टच करता है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करती है। ओके, व्हाट इज़ द मूवमेंट कॉल, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था मेरे ख्याल से कि जो टच मी नॉट होती हैं वो नास्टिक मूवमेंट शो करती है, मतलब कि वो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है, ग्रोथ से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनको टच फील होता है, वो उनकी जो लीव्स है वो ड्रूप हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, और ये जो मूवमेंट होता है वो नास्टिक मूवमेंट होता है। टच मी नॉट प्लांट्स फोल्ड इट्स लीफलेट्स ऑन टचिंग, वो क्या कर लेती हैं? अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेती हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे वो बंद हो गई, राइट? तो ये क्या करती हैं? अपनी लीफलेट्स को फोल्ड कर लेती हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसको ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं, और सही क्या होगा? नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स ब्रॉट अबाउट? प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट और प्लांट्स के बीच में कैसे होता है वो हमें बताना है। अब प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है जैसे एनिमल्स के पास होता है, बट प्लांट्स के पास होते हैं हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं वही कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स में। Plants do not have a nervous system for control and coordination like animals. Okay, nervous system नहीं है plants के पास, but do give response to external stimuli. But वो फिर भी जो external stimuli उनको मिल रहा है उसके लिए response देते हैं। External stimuli क्या होता है? टच हो गया, लाइट हो गया, केमिकल्स हो गया, एक्सेट्रा। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स थ्रू द यूज ऑफ हार्मोन्स। प्लांट्स क्या यूज करते हैं? हार्मोन्स यूज करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। अब कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं एंड ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स में आपके आ जाते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और इनहिबिटर्स में आते हैं आपके एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ओके, ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 14। Name the fluid filled between the meninges of the brain. What are its function? कौन सा फ्लूइड होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में? अभी मैंने बताया था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF भी बोलते हैं हम उसको। ओके, तो ये क्या करता है? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को? मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। चोट आ जाए, कुछ लग जाए, तो कुछ किसी ने हथौड़ा मार दिया तो क्या होगा? कौन पहले आएगा बचाने? हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये मेनिंजेस के बीच में होता है, वही 3 लेयर्स जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, दिस इज अवर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, Question 15. While most of our actions are coordinated by the brain,
Still, some of our action need to be coordinated by the spinal cord. Why? मैंने बताया है कि ब्रेन, जहाँ पे भी सोचने का काम होता है वहाँ ब्रेन आता है, और जहाँ पे बॉडी के पास सोचने का टाइम नहीं है, बॉडी को तुरंत रिएक्ट करना है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज, हार्म से बचाना है, तब क्या आता है? तब आता है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन इज द थिंकिंग पार्ट विच कोऑर्डिनेट्स द वेरियस एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस इन ह्यूमन बींग्स. ब्रेन क्या है? थिंकिंग पार्ट है जो क्या करता है? काफ़ी सारे एक्शंस और फंक्शंस, प्रोसेसेस मतलब फंक्शन हमारी बॉडी में जो भी हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन क्या है? थिंकिंग पार्ट है. बट सम एक्शंस विच नीड टू बी क्विक, पर कुछ एक्शंस होते हैं जिनको क्विक होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, ऑटोमेटिक, खुद से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है. एंड इनवॉलेंट्री आ ही गया वर्ड. डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग प्रोसेसेस. ओके, तो ये जो है कुछ एक्शंस जो हैं जिनमें थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इमरजेंसी की उस कंडीशन में है और बॉडी को तुरंत रिएक्ट करना है. सो सच इमीडिएट रिस्पॉन्सेज आर कोऑर्डिनेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. और ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. और ये कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ये इमीडिएट होते हैं, क्विक, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी. ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा शॉर्ट आंसर्स किसके? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के होते हैं कंप्लीट. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है KG से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री. साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं. थैंक यू.